कहानी की शुरुआत एक भागती हुई परछाई से होती है। धूल उड़ा रही बूटों की आवाजें, चीखते हुए आदेश और गोलियों की खनक। कुछ ही पलों में वो कैदी चारों तरफ से घिर चुका था। उसे घुटनों के बल बैठने को कहा गया। उसके सिर पर बंदूक टिकाई गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ट्रिगर दबने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर कैप्टन रुक गया। अगला ही पल उस आदमी को घसीटते हुए कैंप की तरफ ले जाया जा रहा था। जैसे ही उसे जापानी कमांडर ईटो के सामने पेश किया गया, माहौल और भी भारी हो गया। ईटो की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। बिना एक पल सोचे उसने अपने सैनिकों को सिर काटने का हुक्म दे दिया। जेम्स को कैंप से दूर एक वीरान जगह पर ले जाया गया। कैप्टन हिरानो ने उसे फिर घुटनों के बल बैठाया। जेम्स ने बिना किसी विरोध के जमीन को देखा। हिरानो ने अपनी तलवार निकाली, उसकी ठंडी धार जेम्स की गर्दन से लगाई और सही एंगल तलाशने लगा ताकि एक ही वार में काम तमाम हो जाए। तलवार हवा में उठी ही थी कि जेम्स अचानक पीछे हट गया। वार खाली गया। अगले ही पल गार्ड्स उस पर टूट पड़े, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जेम्स ने एक के बाद एक सबको गिरा दिया और अंत में हिरानो भी उसकी मार से नहीं बच सका। वो जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागा, लेकिन जापानी सैनिकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। घबराहट में वो उनके लगाए जाल में फंस गया। उसका चाकू नीचे गिर चुका था। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में उसे फिर पकड़ लिया गया और वापस कैंप लाया गया। उसे देखते ही कमांडर ईटो का चेहरा तमतमा उठा। उसने तीखे लहजे में पूछा कि ये अब तक जिंदा कैसे है। जब उसे बताया गया कि जेम्स ने भागने की कोशिश की थी और जाल में फंस गया, तब ईटो को असली सच पता चला। जेम्स ने उसके कई सैनिकों को और कैप्टन हिरानो को मार डाला था। ये सुनते ही ईटो का गुस्सा फूट पड़ा। वो खुद आगे आया। जेम्स की वर्दी से बैज नोचते हुए बोला कि हिरानो उसके भाई जैसा था और उसे मारकर जेम्स ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि आज अपनी जीत का जश्न मना लो, क्योंकि कल तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। जेम्स को ले जाया गया तो एक कैप्टन ने कहा कि चाहे तो वो अभी उसे मार सकता है, लेकिन ईटो समझ चुका था कि ये आदमी मौत से नहीं डरता। उसे कुछ ऐसा करना था जो बाकी कैदियों की रूह तक को हिला दे। अगले दिन एक खौफनाक फाइट रखी गई थी। मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर खत्म करना था, ताकि उसकी मौत सबके लिए चेतावनी बन जाए। जेम्स को उसकी सेल में डाल दिया गया। बाहर 24 घंटे गार्ड्स तैनात थे। इस कैंप में उसके जैसे और भी कई लोग कैद थे, जिनमें से बहुतों ने इन्हीं दीवारों के भीतर इनकी यातनाओं के बीच दम तोड़ दिया था। रात उतरते ही सेल के भीतर धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। कोई अपने जख्मों की बात करता है, कोई घर की। उसी अंधेरे में एक कैदी जेम्स के पास आकर धीरे से कहता है कि यहाँ भले ही सब कैदी हों, लेकिन फिर भी अंदर अपना मिलिट्री सिस्टम चलता है, अपने नियम है, अपनी चुपचाप चलने वाली कमांड। जो उन्हें नहीं मानता वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। उसने ये भी बताया कि उनकी असली कमांडर अलग सेल में रखी गई है और कल वो जेम्स से मिलना चाहेंगी। जेम्स ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा कि पता नहीं वो कल तक जिंदा भी रहेगा या नहीं। जापानियों ने उसे खुलेआम मौत की धमकी दे रखी थी। जब बाकी कैदियों को पता चला कि जेम्स ने एक कैप्टन और 3 सैनिकों को मार गिराया है, तो पूरे सेल में खामोशी छा गई। कुछ लोगों ने सिर झुका लिए, कुछ ने चुपचाप दुआ मांगनी शुरू कर दी। उसी रात जेम्स के दिमाग में भागने का ख्याल भी आया, लेकिन एक बूढ़े कैदी ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि यहाँ से निकल जाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि निकल कर जाओगे कहाँ। ये कैंप सिर्फ मजबूत लोगों को जिंदा रखता है। जो कमजोर पड़ते हैं उन्हें 100 किलोमीटर दूर दूसरे कैंप की तरफ पैदल भेज दिया जाता है। रास्ते में कई लोग दम तोड़ देते हैं। ये सुनकर जेम्स के दिल में पहली बार ऐसा ख्याल आया कि काश उसे उसी दिन मार दिया गया होता। अगली सुबह सबको बाहर लाइन में खड़ा किया गया। ईटो के इशारे पर एक सोल्जर तलवार लेकर जेम्स के सामने आया। जेम्स को लगा अब खेल खत्म, लेकिन तलवार चलने की जगह उसके बंधन खोले गए। उसके बाद 3 और कैदियों को रिंग में धकेला गया। ईटो ने ऐलान किया कि ये लोग अपने सेल में खाना छुपाते हुए पकड़े गए थे और आज इनकी सजा सबके सामने दी जाएगी। फिर वो कुर्सी खींचकर ऐसे बैठ गया जैसे तमाशा देखने आया हो। 1 घंटी बजी और पीछे से एक भारी कद का फाइटर बाहर आया। उसे लोग मौत का सौदागर कहते थे। पहले तीनों कैदियों को उससे लड़ने को कहा गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उनमें से एक ने हिम्मत करके वार किया, लेकिन सामने वाला सिर्फ एक घूंसे में उसे जमीन पर गिरा देता है। बाकी 2 भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। कुछ ही लम्हों में तीनों अधमरे हालत में जमीन पर पड़े थे। फिर ईटो की नजर जेम्स पर गई। उसने कहा कि अब तब तक लड़ा जाएगा जब तक एक ही जिंदा बचे। फाइटर आगे बढ़ा, शायद जेम्स को कमजोर समझकर, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, जेम्स का घूंसा बिजली की तरह पड़ा। एक ही वार में वो लड़खड़ा कर गिर गया। जेम्स ने उसे उठने का मौका भी नहीं दिया। दूसरा घूंसा सीधे उसके सिर पर पड़ा और सब कुछ वहीं खत्म हो गया। उनका सबसे खतरनाक फाइटर जमीन पर बेहरकत पड़ा था। कुछ पल तक कोई सांस भी नहीं ले पाया। ईटो का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो बिना कुछ कहे अंदर चला गया। उसके कैप्टन ने फौरन जेम्स को वहीं खत्म करने की बात की, लेकिन ईटो ने कहा कि ये आम बागी नहीं है और इसकी सजा अलग होगी। आज नहीं तो कल ये जरूर मरेगा। अगली रात एक कैदी गैब्रियल उसके पास आया और मजाक में बोला कि कल तुमने हाथों में पत्थर भर रखे थे क्या। फिर जेम्स की मुलाकात कॉलिन से हुई, जो अंदर के कैदियों का कप्तान था। एक धमाके में उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था और वो लंगड़ा कर चलता था। उसने हैरानी से पूछा कि उसने इतनी खतरनाक फाइटिंग कहाँ से सीखी, क्योंकि महीनों में कोई भी उस रिंग से जिंदा नहीं निकला था। जेम्स ने बस इतना कहा कि उसने अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग ली है, ऑनगकॉन्ग, थाईलैंड, यहाँ तक कि जापान में भी। ज्यादा कुछ कहने से पहले ही एक जापानी कैप्टन आया और उसे खींचते हुए हेटो के पास ले गया। वहाँ उससे वही सवाल दोहराया गया। जेम्स ने इस बार भी सीधे जवाब नहीं दिया। हेटो की नजर उसकी वर्दी पर लगे बैज पर पड़ी। जेम्स ने अपने पिता का बैज वापस मांगा। जवाब में हेटो ने वो बैज रख लिया और बदतमीजी की सजा के तौर पर उसके चेहरे पर तलवार से एक कट लगा दिया। फिर ठंडे लहजे में कहा कि आज की रात आराम से सो लो, कल तुम्हारी मौत तय है। अगली सुबह जेम्स को फिर रिंग की तरफ ले जाया गया। जैसे ही वो बाहर निकला, कैदियों की भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग उसका नाम पुकारने लगे, लेकिन ये जो फाइट होने वाली थी वो पहले जैसी नहीं थी। आज उसके सामने एक नहीं कई फाइटर खड़े थे। सबको एक साथ उतरना था। घंटी बजते ही सब उस पर टूट पड़े, लेकिन जेम्स पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके वार तेज और सटीक थे। एक एक करके लोग गिरते गए। कुछ तो इतने बुरी तरह टूटे कि रिंग छोड़कर भागने लगे, लेकिन जेम्स उन्हें भी खींचकर वापस लाया और लड़ाई खत्म की। आखिर में उसने एक फाइटर की गर्दन पकड़ ली
उसकी सांसें टूटने लगी, चारों तरफ सन्नाटा था। वो आदमी जापानी था, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ सेकंड बाद जेम्स ने उसे छोड़ दिया। उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। ये हार ईतो के लिए एक और तमाचा थी। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि जेम्स बाकी कैदियों को उम्मीद दे रहा था, और ये उम्मीद इस कैंप के लिए जहर जैसी थी। कॉलिन ने उससे पूछा कि उसने उसे मारा क्यों नहीं। जेम्स ने कहा कि वो लोग बस हुक्म मान रहे थे, वो भी हमारी तरह जीना चाहते हैं। उसी वक्त सबने देखा कि ईतो हारने वाले सोल्जरों को गोली मारने का आदेश दे देता है। इससे साफ हो गया कि उसके लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी। गैब्रियल ने धीरे से कहा कि एक हफ्ते में उन्हें दूसरे कैंप भेज दिया जाएगा, शायद वहाँ हालात बेहतर हों। लेकिन कॉलिन जानता था कि असली सच क्या है। रास्ते में ही आधे से ज्यादा कैदी खत्म कर दिए जाते थे, खासकर वो जो चल भी नहीं सकते थे। जेम्स ने कहा कि उन्हें एक रेडियो चाहिए। अगर उनकी आर्मी अब भी कोस्ट पर है तो संपर्क करने का एक ही तरीका है। रेडियो एक गार्ड के पास था जो टावर पर तैनात रहता था। अगले दिन कुछ कैदियों ने जानबूझकर झगड़ा खड़ा किया। गार्ड्स नीचे दौड़ पड़े। उसी अफरा तफरी में जेम्स टावर पर चढ़ गया और रेडियो निकाल लिया। गार्ड्स ने हवा में गोलियां चलाकर सबको काबू में किया, लेकिन तब तक जेम्स अपना काम कर चुका था। एक नर्स की नजर उस पर पड़ गई। जेम्स ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन तभी एक गार्ड आ गया और नर्स से बदतमीजी करने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसने उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। वो चला गया और जेम्स को उसने देखा तक नहीं। जेम्स वहां खड़ा सब देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। वो रेडियो को छुपाकर बड़ी सावधानी से सेल में ले आया। एक कैदी ने डरते हुए कहा कि इस रेडियो से सिर्फ सुना जा सकता है, सिग्नल भेजा नहीं जा सकता। अगर उन्हें पता चल गया कि रेडियो गायब है तो वो सबको तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक वो मिल नहीं जाता। जेम्स ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इनके पास कई रेडियो हैं, एक गायब हुआ तो किसी को खबर नहीं होगी। अगले दिन ईतो ने सब कैदियों को लाइन में खड़ा किया। उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे इलाकों में जाते देखे गए हैं जहां जाना मना है। उसने कॉलिन की तरफ उंगली उठाई, लेकिन कॉलिन ने साफ कहा कि वो गलत आदमी पर शक कर रहा है। तभी एक और कैदी पकड़ लिया गया। उसे रिंग में घसीटा गया। उससे बाकी लोगों के नाम पूछे गए। ईतो ने वादा किया कि नाम बताने पर उसकी जान बख्श दी जाएगी। उसने नाम बता दिए, लेकिन ईतो ने अपना वादा नहीं निभाया। दोनों को वहीं मरवा दिया गया। रात को एक कैदी जेम्स के पास आया। उसने धीमी आवाज में पूछा कि क्या वो उन लोगों को जानता था और क्या उसे बाहर निकलने का रास्ता पता है। उसे डर था कि कहीं जेम्स भी धोखा न दे दे। काफी देर की चुप्पी के बाद सबकी गुजारिश पर उसने एक ब्लाइंड स्पॉट का जिक्र किया जहां से बिना नजर में आए बाहर निकला जा सकता था। उसी रात जेम्स चुपचाप सेल से निकला, हाथ में रेडियो, सामने घना जंगल और हर कदम पर पकड़े जाने का डर। वो काफी दूर तक चलता रहा। जब उसने रेडियो ऑन किया तो उसमें कुछ आवाजें उभर आईं। लोग नवाजो भाषा में बात कर रहे थे। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाजें साफ बता रही थीं कि अमेरिकन यूनिट बहुत पास है। इसी दौरान कैंप में एक सोल्जर चेकिंग के लिए सेल में पहुंचा। सब अपनी अपनी जगहों पर लेटे थे। जब उसने जेम्स की चारपाई की चादर उठाई तो नीचे सिर्फ खाली बोरियां मिली। जेम्स वहां नहीं था। अजीब बात यह थी कि वो सोल्जर बिना कोई शोर मचाए चुपचाप वापस चला गया। कुछ देर बाद जेम्स लौट आया। अगले दिन कॉलिन और गैब्रियल फिर उसके साथ बैठे। जेम्स ने बताया कि अमेरिकन पास ही हैं और रेडियो पर जो बातचीत हो रही थी वो नवाजो कोर्ट में थी। उसे शब्दों का मतलब नहीं पता था, लेकिन उसके पास बाहर निकलने का एक रास्ता था। उसने कहा कि यहाँ लाते वक्त उसने एक ग्लाइडर देखा था। कॉलिन ने बताया कि वो बिना मोटर का है और उड़ नहीं सकता। जेम्स ने समझाया कि वो आम ग्लाइडर नहीं है, उसमें एक खास हुक लगा है ताकि कोई दूसरा प्लेन उसे खींचकर ऊपर ले जा सके। अगर कोई पायलट अपना प्लेन काफी नीचे ला सके और हम हुक लगा दें तो वो हमें उसी ग्लाइडर के साथ बाहर खींच सकता है। गैब्रियल ने कहा कि अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा और ये बहुत बड़ा रिस्क है। वो लोग इसी पर बात कर रहे थे कि तभी एक गार्ड आ गया और जेम्स को साथ चलने को कहा। इस बार जब जेम्स को ईतो के सामने लाया गया तो माहौल बदला हुआ था। उसे बैठने के लिए कुर्सी दी गई। ईतो ने पूछा कि वो नवाजो के बारे में क्या जानता है। जेम्स ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। ईतो ने समझाया कि ये एक इंडियन भाषा है और उसके अमेरिकन दोस्त जरूर जानते होंगे कि इसका मतलब क्या है। उसने चाहा कि जेम्स पता करे कि कौन उसे इसे डिकोड करने में मदद कर सकता है। जेम्स ने सीधा कहा कि अगर किसी को पता भी होगा तो कोई जापानियों की मदद क्यों करेगा। ईतो ने ठंडे लहजे में कहा कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और अगर किसी ने मुंह नहीं खोला तो कोई भी अपनी फैमिली को दोबारा नहीं देख पाएगा। जो यहाँ बचेंगे उन्हें मार्च में खत्म कर दिया जाएगा और जो मार्च से बचेंगे उनके लिए दूसरा कैंप तैयार है। धमकियों का जेम्स पर कोई असर नहीं पड़ा। गार्ड्स उसे वापस ले गए। बाहर निकलते हुए ईतो ने कहा कि वो चाहे तो उसे अभी मरवा सकता है, लेकिन फिलहाल उसकी सबसे बड़ी परेशानी कुछ और है। तभी उसने चिल्लाकर कहा कि अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्स आसपास ही है और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अगले दिन जेम्स को बुरी तरह पीटा गया, लाठियों से, मुक्कों से, जब तक उसका शरीर जवाब देने लगा। उसमें ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। उसी हालत में उसे फिर रिंग में उतारा गया। उन्होंने ये सोचकर गलती कर दी कि वो टूट चुका है। जैसे ही उसके हाथ खोले गए जेम्स घायल शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। इस बार उसने किसी पर रहम नहीं किया। कुछ ही देर में कई सोल्जर जमीन पर पड़े कराह रहे थे और कुछ शायद दोबारा खड़े भी नहीं हो पाए। कैप्टन गुस्से में अपने आदमियों पर चिल्लाया कि सबके सब कायर हैं, एक कैदी से हार गए। उसने ईतो से तुरंत उसे मारने का हुक्म देने को कहा, लेकिन ईतो ने जानबूझकर आदेश नहीं दिया। अपनी हार और बेइज्जती से बौखलाकर उसने कुछ कैदियों को वहीं गोली मरवा दिया और गुस्से में कैंप के अंदर लौट गया। जेम्स अपनी चोटों की वजह से बेहोश हो गया था। जब आंख खुली तो वो खुद को मेडिकल कैंप में पाता है। उसका इलाज हो चुका था, पट्टियां बंधी थीं और बिस्तर के पास एक नर्स तैनात थी। वो वही लड़की थी जिसे उसने पहले देखा था। उसका नाम थेरेसा था और वो भी उसी तरह एक कैदी थी जैसे वो खुद। थेरेसा ने धीरे से बताया कि ईतो की रातों की नींद उड़ चुकी है। उसे लग रहा है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी रात ईतो जेम्स से मिलने आता है। वो कहता है कि तुम अच्छे फाइटर हो, लेकिन अभी तुम्हें कई लड़ाइयां लड़नी है। आज आराम कर लो, कल तुम्हारी मौत तय है। जेम्स थकी हुई आवाज में हंस देता है। कहता है कि ये बात वो अब तक 3 बार सुन चुका है। अगर मारना ही है तो ये तमाशा क्यों? सबको मुझसे लड़वाओगे तो एक दिन सब खत्म हो जाएंगे और आखिर में सिर्फ तुम बचोगे। फिर क्या करोगे? मुझसे लड़ोगे? ईतो कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप चला जाता है। कुछ दिन बाद जेम्स वापस अपने साथियों के पास लाया जाता है।
उसे जिंदा देखकर सबकी आंखों में पहली बार राहत दिखती है। एक कैदी बताता है कि जब वो मेडिकल कैंप में था तब ऊपर से अमेरिकन प्लेन्स गुजरते देखे गए थे। अब ये साफ हो गया था कि अमेरिकन फोर्स बहुत पास है, बस रेडियो के जरिए संपर्क करना बाकी था। उन्हें पता था कि सिग्नल भेजना मतलब खुद को मौत के सामने खड़ा करना, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं था। रात में जेम्स और गैब्रियल फिर से बाहर निकलते हैं। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि एक गार्ड की नजर उन पर पड़ गई। जेम्स समझ गया कि आज आगे बढ़ना बेवकूफी होगी। वो किसी और की जान लेकर हालात और खराब नहीं करना चाहता था। दोनों चुपचाप वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद गार्ड्स उनकी सेल में पहुंचे, लेकिन सबको वहीं पाया। अगले दिन ईतो ने सारे कैदियों को फिर जमा किया। उसने ऐलान किया कि पिछली रात कुछ लोगों ने बैरक तोड़कर गार्ड्स पर हमला किया था और वो जानता है कि ये किसी एक का काम नहीं है। उसने कहा कि जो भी इसमें शामिल था खुद आगे आ जाए। जेम्स ने देखा कि कॉलिन को बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। वो आगे बढ़ा और कहा कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ा है। गार्ड्स पर हमला उसी ने किया था। ईतो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि उसे अच्छा लगा कि जेम्स ने खुद सच कबूल किया, लेकिन वो अकेला नहीं था। फिर उसने एक कैदी को घसीटकर उसके सामने खड़ा कर दिया और जेम्स को उसकी जान लेने का हुक्म दिया। शर्त ये थी कि अगर वो उसे मार देगा तो उसके दोस्त को छोड़ दिया जाएगा। जेम्स ने निहत्थे और कमजोर आदमी को मारने से मना कर दिया। उसी पल उस कैदी को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। अब बारी कॉलिन की थी। जैसे ही एक सोल्जर आगे बढ़ा, कॉलिन घायल शरीर के बावजूद उन पर टूट पड़ा। उसकी चीखों से पूरा कैंप गूंज उठा। आखिर गार्ड्स ने उसे काबू में किया और वापस सेल में फेंक दिया। उसी रात जेम्स ईतो के पास पहुंचा और कॉलिन को छोड़ने की मांग की। ईतो ने कहा कि जिसने नियम तोड़े हैं उसकी सजा सिर्फ मौत है। जेम्स ने उसे ललकारते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो खुद लड़। ईतो ने ठंडे लहजे में जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो लड़ाई नहीं चुननी चाहिए जिसमें हार तय हो। जेम्स ने उसके चेहरे पर थूकते हुए उसे कायर कहा। अगले ही पल गार्ड्स उसे घसीटते हुए कैंप से बाहर ले गए। जेम्स ने तय कर लिया था कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। जो भी करना है आज ही करना होगा। उसी रात वो और गैब्रियल फिर से कैंप से बाहर निकले। प्लान साफ था। सिग्नल में जानबूझकर कुछ नवाजो शब्द डालने थे ताकि जापानी उसे डिकोड करने में उलझे रहे। जब तक उन्हें समझ आए कि इसका कोई मतलब ही नहीं था तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने रेडियो निकाला और सिग्नल भेजना शुरू किया। किस्मत साथ थी। उनकी फ्रीक्वेंसी सीधे अमेरिकन चैनल से मिल गई। आवाजें साफ आने लगी। गैब्रियल ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में बोलना शुरू किया। नो मोटर, नो मोटर, ईस्ट 27 डिग्री। सामने से जवाब आया, कॉपी दैट। बीच बीच में वो कुछ ऐसे शब्द भी डालते रहे जिनका कोई मतलब नहीं था ताकि मैसेज और उलझ जाए। गैब्रियल को डर लग रहा था कि कहीं ज्यादा उलझाकर वो अपने ही लोगों को कंफ्यूज न कर दें, लेकिन जेम्स ने भरोसा दिलाया कि अमेरिकन समझ जाएंगे। उन्हें पता है कि ये सिग्नल कितनी मुश्किल से भेजा गया है। काम खत्म होते ही दोनों वापस कैंप की तरफ लौटे, लेकिन जैसे ही सेल के पास पहुंचे उन्हें कुछ अजीब लगा। अंदर कोई नहीं था। तभी अचानक गार्ड्स ने घेर लिया और दोनों को मारकर बेहोश कर दिया। जब जेम्स की आंख खुली तो पूरी जगह थर्रा रही थी। आसमान से बम गिर रहे थे। अमेरिकन फोर्स कैंप पर हमला कर चुकी थी। हर तरफ आग, धुआं और चीखें थीं। जापानी सैनिक कैदियों को मारते हुए भागने की तैयारी में थे। थेरेसा दौड़कर आई और उसके हाथ खोलते हुए बोली कि उसके पकड़े जाने के बाद ही हमला शुरू हो गया था। ये तो पूरी तरह पागल हो चुका है और जो सामने आ रहा है उसे मार रहा है। जेम्स बाहर निकला तो पूरा कैंप तबाही का मंजर बना हुआ था। कुछ कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें गोली मार दी गई। तभी ऊपर से एक बम गिरा और उन गार्ड्स के टुकड़े हवा में उछल गए। जेम्स टावर की तरफ भागा लेकिन रास्ते में और गार्ड्स थे। थेरेसा और उसकी दोस्त आगे आई। उन्होंने पेट दर्द का बहाना किया और एक गार्ड को अपनी तरफ बुलाया। जैसे ही वो पास आया दोनों ने उसे चाकू से गोद कर गिरा दिया। उधर जेम्स टावर तक पहुंच गया। उसने देखा कि कुछ गार्ड कैदियों को लाइन में खड़ा करके एक एक को गोली मार रहे थे। अगला नंबर उसके दोस्तों का था। जेम्स ने बिना सोचे समझे फायरिंग शुरू कर दी। कैदी भी टूट पड़े। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। दूसरी तरफ कॉलिन एक जापानी कैप्टन से भिड़ा हुआ था। दोनों की लड़ाई बराबरी की थी। कॉलिन उसे खत्म करने ही वाला था कि पीछे से चली एक गोली ने सब खत्म कर दिया। कॉलिन वहीं गिर पड़ा। धुएं और आग के बीच जेम्स सीधे ईतो के केबिन में घुसता है। अंदर का मंजर अजीब तरह से शांत था। ईतो आराम से बैठा उसका इंतजार कर रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो आने वाला है। जेम्स ने कहा कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। ईतो हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाग कौन रहा है? अगले ही पल उसने अपनी तलवार जेम्स की तरफ उछाल दी, जैसे उसे खुली चुनौती दे रहा हो। दोनों आमने सामने आ गए। कुछ ही सेकंड में साफ हो गया कि ताकत और हिम्मत के मामले में ईतो टिक नहीं पाएगा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। उसने जल्दी से बंदूक निकाली लेकिन जेम्स ने उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। जेम्स ने उसे जमीन पर गिराकर जमकर मारा। वो उसकी जान लेने ही वाला था कि गैब्रियल बीच में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि अब निकलने का वक्त है, प्लेन बस पहुंचने ही वाला है। जेम्स पलटा और बाहर की तरफ दौड़ा। तभी एक जापानी कैप्टन ने उन्हें भागते देख लिया। वो गोली चलाने ही वाला था कि ईतो ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में हार और शर्म दोनों साफ दिख रहे थे। वो जानता था कि आज चाहे जेम्स मर भी जाता तब भी ये सच नहीं बदलता कि वो एक कायर है। उसने बिना एक शब्द कहे उन्हें जाने दिया। कुछ ही देर में बचे हुए लोग ग्लाइडर तक पहुंच गए। उन्होंने उसे रस्सियों से कसकर बांधा और मजबूत हुक तैयार किया। फिर सब उसमें बैठ गए। ऊपर आसमान में एक अमेरिकन फाइटर प्लेन चक्कर लगा रहा था। वो धीरे धीरे नीचे आया और अपना हुक गिराया। ये उनका पहला और आखिरी मौका था। एक छोटी सी चूक सब कुछ खत्म कर सकती थी, लेकिन किस्मत इस बार उनके साथ थी। हुक ठीक उसी जगह फंसा जहां होना चाहिए था। अगले ही पल ग्लाइडर हवा में उठने लगा। सबकी सांसें अटक गईं, फिर राहत में बदल गईं। वो कैंप से बाहर निकल चुके थे। नीचे जलता हुआ कैंप छोटा होता जा रहा था। जेम्स ने आखिरी बार पीछे देखा और दिल ही दिल में वादा किया कि वो वापस आएगा। जो लोग वहां छूट गए हैं उन्हें भी एक दिन वो आजादी तक जरूर पहुंचाएगा। 8 साल बीत चुके थे। जंग खत्म हो चुकी थी और जेम्स एक बार फिर जापान लौटा। इस बार वो किसी मिशन पर नहीं आया था। वो अपने अधूरे हिसाब को पूरा करने आया था। ये तो वहां नहीं था। उसकी जगह उसका बेटा सूखे सामने आया। जैसे ही उसे पता चला कि जेम्स वही इंसान है जिसकी वजह से उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी शर्म और हार के बोझ में गुजारी थी, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने स्टूडेंट्स को इशारा किया। उन्हें लगा था कि आज वो जेम्स को सबक सिखाएंगे। जेम्स लड़ने नहीं आया था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया।
अकेले उसने सबको जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही पलों में पूरा हॉल खामोश हो गया। सूके अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिर सबने हथियार डाल दिए। तभी सूके ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। यहीं जेम्स को पता चला कि तो 1 साल पहले ही मर चुका है। मरने से पहले उसने अपने बेटे को जेम्स और उस कैंप की पूरी कहानी बता दी थी। ये सुनते ही जेम्स बिना कुछ कहे लौटने लगा, लेकिन सूके ने उसे रोक लिया। उसने एक आखिरी लड़ाई की गुजारिश की। वो खुद देखना चाहता था कि उसके पिता की बातों में कितनी सच्चाई थी। जेम्स मान गया। सूके ने अपने सबसे तेज और खतरनाक मूव से हमला किया, लेकिन जेम्स पहले से तैयार था। कुछ ही सेकंड में उसने उसे जमीन पर ला दिया। वो चाहता तो एक ही वार में सब खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हाथ बढ़ाकर सूके को उठाया और यहीं लड़ाई खत्म कर दी। सूके ने धीमी आवाज में कहा कि उसके पिता ने कहा था एक दिन वो फाइटर यहाँ जरूर लौटेगा, क्योंकि उसकी एक कीमती चीज अब भी उसके पास है। वो अंदर गया और एक छोटा सा बॉक्स लेकर लौटा। उसमें जेम्स का बैज था, वही बैज जिसे इतो ने कभी छीन लिया था। सूके ने उसे जेम्स के हाथ में रखते हुए कहा कि उसके पिता ने इसे सालों तक संभाल कर रखा, इस उम्मीद में कि एक दिन वो इसे लेने जरूर आएगा। दोनों ने एक दूसरे को झुककर सलाम किया। जेम्स ने बैज को मुट्ठी में बंद किया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। और यहीं ये कहानी पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा।